नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आजकल तालिबान पर काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया है। जिस किसी को भी वो तालिबान से तुलना कर देते हैं। तालिबान के विषय में तालिबान को लेकर के हमारा जो भारतीय समाज है उसको भी कुछ तत्व जो है कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान को लेकर के हमारे कुछ यानी हमारे भारतीय समाज पर निशाना साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे स्वार्थी तत्व भी हैं। समस्या स्वार्थी तत्वों से है, कट्टरवादी तत्वों से है, सामंतशाही सोच वालों से है और संभ्रांत शाही सोच वालों से है। तो ये तत्व जो है जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो हमारे भारतीय समाज में वो भेद विभेद, एक दूसरे पर शक करना, एक दूसरे पर नफरत फैलाना, ये इनकी एक फितरत है। तो भारतीय जनता ताकत दल का ये कहना है और ये विनती भी है, उसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी हरकतों से, ऐसी प्रवृत्तियों से बिल्कुल बाज आए और भारतीय एकता हर तरह से हर कीमत पर स्थापित करनी है, सबके साथ करनी है और भारतीय एकता में क्या क्या बाधाएं हैं उसको भी दूर करना है। तो आइए तालिबान पर जो चर्चा चल रही है और तालिबान पर जो चर्चा ये चल रही है कि जो है कि अभी तालिबान को माने वहाँ कब्जा किए हुए एक महीने से लगभग एक आध दिन ऊपर हो गया है। उनमें आपस में ही जो है फूट पड़ गई है, कुछ आपस में मारकाट भी हो रही है और होगी भी। उनका जो चरित्र रहा है, जिन तरीक़ों से उन्होंने और जिस तरह से वो पैदा किए गए हैं, जो उनका चरित्र और जो उनका कैरेक्टर है, तो ये सत्ता में भी सत्ता हथियार भी मिलें तब भी वो उसी गति को प्राप्त होंगे, उसी चरित्र को प्राप्त होंगे और उसी हस्र को प्राप्त होंगे। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं, बहुत अनहोनी वाली बात नहीं है। बस वो समय की बात है कि आज या कल। तो उसी पर देख रहे हैं और अमेरिका जो है बड़ा मानसिक रूप से बहुत एक उलझन में और जिसको कहते हैं कश्मकश या दुविधा में पड़ा हुआ है कि वो किस तरह से कार्रवाई करे। पाकिस्तान का बराबर उसमें समर्थन है, पाकिस्तान को सजा दे या न दे, सजा दे तो किस तरह से दे, ये बराबर अमेरिका से खबरें आ रही हैं। और जबकि माना जाए तो इन सब के जो परिणाम सामने आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके केंद्र में उसका अल्टीमेट माने जो रिस्पॉन्सिबल है, अंतिम जो जिम्मेदार है वो अमेरिका ही है।
उस तालिबान को मान्यता देने के लिए ये पाकिस्तान वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बराबर अपील कर रहा है। ऐसे कर रहा है कि इस तालिबान को कुछ और मौका दिया जाना चाहिए। और कभी कभी तो कुछ धमकी भरे शब्दों में भी वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धमकी भी देता है पाकिस्तान कि यदि इसको मान्यता नहीं दी गई तो फिर ये उग्रवादी ये उग्रवादी जो है और उग्र हो जाएंगे और दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। तो दुनिया का खतरा टालने के लिए इसको मान्यता दीजिए। लेकिन पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि अभी पाकिस्तान ने भी वो मान्यता नहीं दी है। और उसके आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, जैसे कि टर्की है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, या उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, इनमें से कोई भी ये संकेत नहीं दे रहा है कि उसको मान्यता देने के लिए कोई तैयार है। तो और जितने भी मुस्लिम वो राष्ट्र हैं दुनिया में, वो भी कोई भी संकेत नहीं दे रहे हैं कि यानी उसको मान्यता देने के लिए तैयार है। अब ये वो जो तालिबान की जो सरकार है, जो कि इस तरह से आतंकवाद, मारकाट, हिंसा और नरसंहार के जरिए उसने वो कब्जा किया है, कुछ इसी तरह का लेकिन ज़्यादा बड़े पैमाने पर नरसंहार करके कम्युनिस्ट वालों ने, वाम दलों ने चीन पर कब्जा किया था 1949 में। 10 करोड़ लोगों का नरसंहार करके, उनका कत्लेआम करके, वो ज़्यादा मैंने वो बड़े पैमाने पर था और बहुत ज़्यादा वो कत्लेआम हुआ था। उस समय उस यानी वाम दलों की, वामपंथियों की, वामपंथी आतंकवादियों की वही स्थिति थी जो इसमें तालिबान की स्थिति है। तो उनको कोई मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत का ही गद्दार नेहरू जो है आया और उसके समर्थन में आया और वो मान्यता भी दिया और दिलवाया अपने जो है गुट निरपेक्ष देशों से, जैसे भी हो। और उसने उसी नरसंहारी वामपंथी जो सरकार थी वहाँ की, चीन की, जो कि 10 करोड़ लोगों का नरसंहार कत्लेआम करके चीन पर कब्जा किए थे, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बनवाया। कौन? ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। आज यदि वो चीन उसी तालिबान की तरह वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश उसको मान्यता नहीं देता, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं होता, जो कि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया। और इतना ही नहीं, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसको भारत को जो मिली हुई थी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट, वो वीटो पावर वाली, क्यों मिली थी? भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है, फाउंडिंग मेंबर है, यानी बुनियादी सदस्य है उसका। तो उसी सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वीटो पावर वाली भारत को दी थी। वही वीटो पावर वाली सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट इसने चीन को थमा दी। ये गद्दारी हमारे देश के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरूर जाने और ये सवाल करें सभी जीएनपीसी के चमचों से, राहुल से और जितने जीएनपीसी के नेता, ये नहीं, ये मोदी महोदय से भी करें
जो मोदी महोदय इन जेएनपीसी वालों को इतना सर पे बिठाए हैं। और एक बात और इसमें जोड़ना है, काफ़ी जेएनपीसी के सदस्यों से और शायद कोई महिला प्रभाग का कोई अधिवेशन हुआ था जेएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के, तो उसकी एक अंदरूनी खबर ये आई कि हमको जितना आराम, जितनी सुविधा, जबकि हम सत्ता में थे, ये जेएनपीसी वालों का कहना है, जबकि सत्ता में थे, इतनी सुविधा, इतना आराम, इतनी छूट और हर तरह की सुविधा, जबकि वो सत्ता में थे, वो भी नहीं मिलती जो सुविधा ये मोदी जी जो है इस जेएनपीसी को दे रहे हैं। ये सत्य है। ये मोदी जी और ये बीजेपी वाले कितने राष्ट्र के लिए खतरनाक हैं, इसमें हो गए हैं। राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके जो राष्ट्र विरोधी है और घोर राष्ट्र विरोधी ताकत है, उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं कि इस देश के खिलाफ वो जो है वो राष्ट्र विरोधी या भारत विरोधी गतिविधि वो करता रहा या भारत के खिलाफ गद्दारी करता रहा। ये राष्ट्रवादी बीजेपी वाले राष्ट्रवादी ये मोदी जी जो है इन जेएनपीसी जैसे घोर देश विरोधियों को सुविधा देकर के ये गद्दारी कर रहे हैं मोदी जी देश के खिलाफ। तो इसको भी बड़ी गंभीरता से हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। तो यही जो स्थिति तालिबान की, वही स्थिति वो मैंने वामदलों की थी, वामदल आतंकवादियों की। वामदल कोई पार्टी नहीं, अब तो बिल्कुल आतंकवादी हैं और विश्व के सबसे खतरनाक और बड़े स्तर के उनके आगे तालिबान कुछ नहीं है। लेकिन आश्चर्य दुख इस बात का है कि हमारे देश में वामदल आतंकवादियों के विषय में कोई चर्चा नहीं होने दी जाती। टीवी डिस्कशन पर हमेशा इस्लामी आतंकवाद, जिहादी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, जिहादी आतंकवाद। लेकिन इन वाम दलों ने कितना आतंक करके नरसंहार करके, कितने बड़े पैमाने पर नरसंहार करके, कितने बड़े पैमाने पर कत्लेआम करके जो है, जैसे 2 करोड़ रूस में, 10 करोड़ चीन में, 20 लाख कंबोडिया में, भारत में भी जो 38 साल का जो शासन रहा है वामपंथियों का पश्चिम बंगाल में, 50,000 अभी भी नरसंहार वहाँ केरल में चल रहा है। तो यानी देश देख रहा है कि ये वामपंथी का जो चरित्र है, नरसंहार, विरोधियों की हत्या और गुंडाई, माफिया, तो ये सबसे बड़े आतंकवादी भी हैं वामपंथी। लेकिन इस पर कोई भी टीवी वाला, कोई भी मीडिया वाला चर्चा नहीं करता है और न करवाता है। रवीश कुमार से पूछिए, कभी भी इन कम्युनिस्टों के आतंकवाद पर एक शब्द नहीं बोलता है, न वो चर्चा वो करवाता है, सिवाय जो है इधर से घुमाकर उधर से घुमा करके उस गद्दार जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के पक्ष में वो तमाम सामग्री जुटाता है और माहौल बनाता है। ये गद्दार रवीश कुमार। और यही नहीं, जो जी न्यूज़ है, जो अपने को राष्ट्रभक्त दिखाता है, वह जेएनपीसी के नेहरू हुए, चाहे इंदिरा हुई, चाहे राजीव हुए, और यहाँ तक कि राहुल हुए, इनकी गद्दारियों को भी ये छिपाता रहता है। और यही नहीं, बीजेपी भी, सबसे खतरा बीजेपी से इस देश को और इस मुल्क के
जो वजूद है उसको खतरा है। देश के दुश्मनों को पालना ये सबसे बड़ी गद्दारी है। तो बताया जा रहा था कि ये जो है नेहरू जो है वो उस चीन को जो इतना नरसंहारी जो है कम्युनिस्ट वाले थे, वामदल वाले, उनका यानी उनको मान्यता दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया और भारत को मिली हुई सुरक्षा परिषद की वीटो पावर वाली अस्थायी सीट भी चीन को थमा दी। और जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की इतनी गद्दारी नहीं है, हर मसले पर भारत के खिलाफ घोर गद्दारियों की लंबी लंबी उसके फहरिस्तें हैं। कुछ और भी आप सुन लीजिए। और जो उसकी घोर गद्दारियां देखिए, और ये इतना ही नहीं, उसका वो देश के खिलाफ इतना बड़ा गद्दार है, ये मंसूबा कुछ लोगों ने पढ़ लिया था। सन 1937 के आसपास ही सुभाष चंद्र बोस ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को इशारा भी किया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं, कुछ इतिहासकार इस तरह से सूचनाएं दे रहे हैं कि 1937 के आसपास जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को आगाह किया था कि ये आदमी जो है देश के लिए बड़ा खतरा है, इसको कांग्रेस से बाहर करिए। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जवाब दिया कि यानी वो तो निकलेगा नहीं, बल्कि आप ही निकल जाइए। तो इस रूप में जो वो इस देश के लिए खतरनाक हुआ, ये जवाहरलाल नेहरू, ये पूरा जो है योगदान, पूरा सहयोग, पूरी देन जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की है। तो कुछ और भी सुन लीजिए। सुभाष चंद्र बोस को जो यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या जब वो ढलान पर था, जब वो समाप्ति की ओर था, तो सुभाष चंद्र बोस जब ये आपका जर्मनी भी वो डाउन हो गया और ये जापान ने भी सरेंडर कर दिया, तो वो सहायता के लिए रूस की ओर वो उन्होंने रुख किया था। ये खबर अमेरिकी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी को लगी। उसने नेहरू को बताया कि अरे भाई तुम कहाँ ढूंढ रहे हो उनको, तुम्हारा जो व्यंग किया कि तुम्हारा जो चाहता है, तुम्हारा जो दोस्त है, मतलब कि वो तो दुश्मन मानता था ये नेहरू। सुभाष चंद्र बोस जी को ये दुश्मन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा शत्रु और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। और वही नहीं, ये गांधी भी मानता था, मोहनदास करमचंद गांधी भी मानता था। तो उसने तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने उसको खबर किया कि भाई आपका दोस्त तो उधर रूस में टहल रहा है। तब ये रूस के शासकों से मिल करके रूस के जो साइबेरिया जो क्षेत्र है उसमें घने जंगल हैं, घने जंगलों में जेल बने हुए हैं, उन्हीं जेलों में ये बंद करवाया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और उसी जेल में निर्मम यातनाओं के साथ जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराने के बाद जो मैंने बहुत बड़ी साजिश करके जो हत्या कराने के बाद
ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी करवाता रहा और तब तक कराता रहा जब तक वो जिंदा रहा, सन 1964 तक, कि इनके परिवार से कौन कौन लोग मिल रहे हैं, इनका परिवार किन से कैसे मिल रहा है, ताकि उस साजिश का पता इनको चला कि नहीं चला, उस साजिश के विषय में वो खबर यानी बाहर वो खबर बाहर हो रही है कि नहीं हो रही है, पूरी उस पर नज़र रखने के लिए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार पर लगातार जो है जासूसी करवाता रहा। ये देश के लोग जाने, देश के लोग पूछें, और देश के लोग जो भी सवाल जेएनपीसी से पूछें तो बीजेपी से भी पूछें। यह बात जो है इतनी महत्वपूर्ण बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो व्यवहार किया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, ये बीजेपी वो जेएनपीसी वाले तो देश के दुश्मन हैं ही, वो तो छिपाएंगे ही। ये बीजेपी राष्ट्रवादी वाले जो है इस बात को क्यों छिपा रहे हैं, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो वही सवाल हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इन बीजेपी वालों से भी पूछे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में ये सारी बातें जो है वो क्यों छिपा रहे हैं। और इसका भी एक कारण है कि देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सवाल है कि ये बीजेपी वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कभी कभी नाम तो लेंगे, ये बहुत गंभीर बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कभी कभी नाम लेंगे, भगत सिंह का भी कभी कभी नाम लेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का भी कभी कभी नाम लेंगे, अशफाक उल्लाह का भी कभी नाम लेंगे। नाम लिया, छू के बस चल दिया, लेकिन इनको यानी पब्लिक ग्लेयर में, जनता के सामने लाने के पक्ष में ये कभी नहीं रहते, क्योंकि इन देशभक्तों ने, अमर शहीदों ने और क्रांतिकारियों ने कभी भी किसी पंथ का सहारा लेकर के अपने राष्ट्रभक्ति के जज्बे को नहीं जगाया। उनका बस एक ही सहारा था कि हम जो भी हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हमारे ईश्वर है, हमारा खुदा है, वो मुल्क है, और हमारे देशवासी ही मेरे लिए ईश्वर है, खुदा, ये भावना थी। लेकिन ये बैकडोर से जो है वो हिंदुत्व के रक्षक होने का जो दम भरने का जो ये घिनौनी या कुत्सित राजनीति या घटिया राजनीति चलाना चाहते हैं बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, जो है वो इसी बात से डरते हैं कि जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सामने आ जाएगा, भगत सिंह का नाम सामने आ जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सामने आ जाएगा, अशफाक उल्लाह जी का नाम सामने आ जाएगा, तो फिर इनका जो है वो हिंदुत्व और हिंदुत्व के विषय में तमाम जो बातें फैला कर हमारे भारतीय समाज में जो नफरत फैलाते हैं, तो इनकी इन गतिविधियों का क्या होगा। तो ये भारतीय समाज के सबसे बड़े शत्रु हैं ये बीजेपी वाले, और ये इसलिए कभी भी ये जो है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह इत्यादि को सामने नहीं आने देंगे और न देते हैं, जेएनपीसी की ही तरह। ये बहुत ही गंभीर बात है और सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना चाहिए। देखिए, जिस तरह से अभी भी यानी समाज में वहाँ से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं और भारतीय जनता दल के इनके पदाधिकारी से बात करते हैं, कुछ बात करते हैं कि भाई यूट्यूब वाले सर पहली बार जो है वो नेहरू के विषय में ये खुलासा कर रहे हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। यदि नेहरू के विषय में खुलासा हो रहा है तो वो खुलासा जो है जेएनपीसी वालों से भी पूछा जाना चाहिए, इस पर नहीं बोलते हैं।
ये जो राष्ट्रवादी जो मोदी जी है राष्ट्रवादी, जो बीजेपी वालों से भी पूछा जाना चाहिए कि अभी भी उन गद्दारों की पूजा यानी अभी भी उन गद्दारों की पूजा तुम क्यों जारी रखे हुए हो। इन राष्ट्रवादियों से अभी भी वो प्रश्न किया जाना चाहिए कि मोदी महोदय, बीजेपी वाले अभी भी इन गद्दारों की पूजा जारी क्यों रखे हुए हो। इनको गद्दार क्यों नहीं मानते? यही सवाल हमारे प्रत्येक भारतीय ये पूरी जागृति होनी चाहिए। आखिर बीजेपी वालों का, और यही नहीं, उसके जितने सिपा सालार हैं उनसे भी यही प्रश्न किया जाना चाहिए कि भाई जब इनका चरित्र जो है, जब गद्दार जवाहरलाल नेहरू का ये चरित्र है, तो आपके जो आका हैं मिस्टर मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, इन गद्दारों की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो चलिए, वो जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी की बात हो रही थी, तो वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, यानी जो उसने साजिश करके हत्या करवाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, यानी रूस के जंगलों में और रूसी शासकों से मिल करके, तो उसके बाद इसने ये जासूसी करवाता रहा। जासूसी क्यों करवाता रहा वही बताया गया, ताकि ये पूरी खबर रख सके कि यानी नेताजी के परिवार से कौन मिल रहा है, और नेताजी के परिवार के लोग किससे मिल रहे हैं, कि कहीं खबर तो नहीं लग गई, कहीं खबर वो फैल तो नहीं रही है। तो तमाम इस तरह की बातों के लिए जो वो हमेशा ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जो है जासूसी करवाता रहा। और ये सारे सवाल जो है देश की जनता, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम अब ये सवाल पूछना शुरू कर दे, और जो सवाल एनपीसी से करे वही सवाल जो है मैंने ये देश के दुश्मन बीजेपी वालों से भी पूछना शुरू कर दे, तभी जाकर के ये माहौल वो साफ होगा। तो इसके बाद इस जवाहरलाल नेहरू को ये संतोष नहीं हुआ कि पता नहीं वो मारे गए कि नहीं मारे गए। फिर इसने जो 1947 में जो कि मैंने 15 अगस्त के आसपास जो मैंने देश को बांटने का जो षड्यंत्र ये यानी इन दोनों ने किया, बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। इसमें ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, तो इससे भी ये मरवाने की साजिश किया था। ये क्या करते, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू रूसी शासकों से मिल करके, तो इतने से ही जो है उसको संतोष नहीं हुआ। उन हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस को लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उसमें भारत का गवर्नर जनरल था, और देखिए, और ये भी एक सोचने वाली बात है कि जिन अंग्रेजों ने इस देश को लूटा हो, जिनके खिलाफ जो है काफ़ी हमारे शहीद जो है वो जान देती हों, उसी को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सम्मान सहित इनको यानी विदाई में लगा हुआ था। इसीलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि सत्ता यदि मिले तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही मिले, इसलिए कि इनके अलावा कोई और नहीं था जो कि इनको बाइज्जत जो है इनकी विदाई करे इन अंग्रेजों की। तो इसीलिए जो आज़ाद भारत, जिसको आज़ाद भारत कहते हैं, उसका पहला गवर्नर जनरल भी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज को ही बनाया।
जरा सोचिए, हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, यानी पहला जो गवर्नर जनरल जो है वो अंग्रेज को ही बनाया। किसको? माउंटबेटन को। बहुत बड़ा गद्दार था ये जवाहरलाल नेहरू। तो जिसमें ये दोनों गद्दार जो है देश को बांटने की साजिश कर रहे थे, और इन सबों को, खास करके जवाहरलाल नेहरू को इसी बात से संतोष नहीं हुआ कि जो उसने साजिश करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैंने रूस में जो मरवाया था, अब इसके दिमाग में था कि पता नहीं वो मारे गए या नहीं मारे गए। तो उस गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से मिल करके एक दस्तावेज, एक कागज, एक डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जो है तैयार करवाया, जिसमें हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी माना गया। अब ये सवाल फिर जो ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं, सवाल ये सारे जेएनपीसी के चमचों से, राहुल गांधी से और जितने भी उसके नेता हैं, पूरे देश के लोग करें कि तुमने किस हैसियत से जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, और कौन सुभाष चंद्र बोस, जो कि इन सबों के लाख साजिश के बावजूद भी आज भी हमारे आपके दिलों में वो जो है यानी बहुत इज्जत है और बहुत बड़ी प्रेरणा है। जब भी उनका नाम आता है तो हम लोगों का राष्ट्रभक्ति के जज्बे से अपना सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। तो उनको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बनवाया, वो दस्तावेज लॉर्ड माउंटबेटन से मिल करके। और यही नहीं, उसमें उस दस्तावेज में ये व्यवस्था दी गई, यदि सुभाष चंद्र बोस भारत में पाए जाते हैं तो वो जो है भारत सरकार उनको पकड़ करके इंग्लैंड के हवाले करेगी। इतनी बड़ी गद्दारी, जरा सा ये इतनी बड़ी गद्दारी ये जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू की जो है, ये देश के लोग समझें और ये इस सारे सवाल करें। और जब भी सवाल करें तो जेएनपीसी के चमचों से, जेएनपीसी के नेताओं से, जेएनपीसी के कार्यकर्ताओं से, राहुल से, सोनिया से, प्रियंका से और बीजेपी वालों से करें कि तुम ये सारी सच्चाइयाँ जो है क्यों दबा के बैठे हो गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में। ये सारे सवाल जो राष्ट्रवादी जो है, जो बीजेपी वाले हैं, इनकी भी पोल खुलनी चाहिए कि यह भी उसी के बराबर देश के गद्दार हैं, इन गद्दारों के पापों को ढकने में। सन 1857 से लेकर के 1947 तक या 100 साल तक हमारे देश के लोगों ने संघर्ष किया, जानें दी अंग्रेजों के खिलाफ। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू माने कहने को आज़ाद भारत की बात माने लोग कहते रहे, फिर उसने घुमा करके अपरोक्ष रूप से भारत का गुलाम बनाया अंग्रेजों का। कॉमनवेल्थ, जिसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना करके। राष्ट्रमंडल में ये विशेषता है कि उसका जो अध्यक्ष जो है वो ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन का जो किंग है या उसकी जो क्वीन है, महारानी, वही होती है। तो अपरोक्ष रूप से फिर गुलामी ये ला दिया गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनवा कर दिया। अमेरिका राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बना, उसने भगा दिया। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है माने आज़ाद होने के बाद एक तो जो है जो पहला गवर्नर जनरल जो है फिर किसी अंग्रेज को बनाया और भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बना करके
फिर वो जो है एक अपरोक्ष गुलामी ला दिया, वो माने उसकी क्वीन में यानी महारानी ब्रिटेन की उसकी अधीनता के माने अधीनता के साथ राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना, मतलब कि फिर ब्रिटेन की अधीनता, इस स्तर का ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। अब इसमें जरा गौर करिए कि जब इसने रूसी शासकों से मिलकर के हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या जब इसने करवाई साजिश करके, इस साजिश की ओर हमारे भारतीय भाई बहनों का ध्यान न जाए, तो इसने एक झूठी कहानी बनवाई। झूठी कहानी, एक रचित कहानी या फैब्रिकेटेड कंकॉक्टेड कहानी ये बनवाई कि, और सिर्फ इसलिए कि लोगों का जो जिसने गद्दारी किया था साजिश करके, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यानी रूस के जंगलों में और रूसी शासकों से मिलकर मरवाया था, तो उधर जो है किसी का भी ध्यान न जाए, उसने एक झूठी कहानी बनवाई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो जापान या टोक्यो से चले थे, उनका विमान जो है ताइवान या फार्मोसा के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था या एक्सीडेंट हो गया था, और उसी विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। सिर्फ इसीलिए कि ये जो गद्दारी करके साजिश करके हमारे नेताजी को मरवाया था, उधर किसी का ध्यान न जाए, इसीलिए इसने एक झूठी कहानी बनवाई। और वो झूठी कहानी पर देशवासियों का यकीन दिलाने के लिए इसने जो है इंक्वायरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज यानी सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अधीन जो है, उसने फिर इस जो कहानी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है उस जहाज हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, उसी कहानी पर जो है सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री शाहनवाज के द्वारा जो है उस पर ठप्पा लगवाया, ताकि देश के लोग यकीन करें उस झूठी कहानी पर। और इतना ही नहीं, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के बाद जब उसकी बेटी आई गद्दार इंदिरा गांधी, उसने भी फिर दोबारा जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खोसला के द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा फिर उसी झूठी कहानी पर वही कहानी की सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, उस पर फिर ये इंदिरा गांधी ने वो खोसला साहब के जो न्यायमूर्ति थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, उनके द्वारा ठप्पा लगा। लेकिन देश को मन में देश के लोगों के मन में यह आशंका गई नहीं कि जरूर कुछ न कुछ इसमें चाल है। तो फिर जब मैंने ये जेएनपीसी वाले सत्ता से हटे और एनडीए सरकार आई वाजपेयी वाली 1998 से लेकर के 2004 के बीच में, फिर लोगों ने पटना हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि साहब देश ये जानना चाहता है, और जो अब तक जो कहानी बनाई गई है उस पर देश को विश्वास नहीं है। तो पटना हाई कोर्ट ने एनडीए सरकार को आदेश दिया। तो तीसरा जो जांच आयोग, मुखर्जी साहब थे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो जांच आयोग बैठा, और मुखर्जी साहब ने अपने जांच में यह निष्कर्ष दिया देश को कि नेताजी की मृत्यु
हवाई जहाज दुर्घटना में हुई है, यह बात सत्य नहीं है। ये देश को बता करके बहुत राहत दिया मुखर्जी साहब ने, जो कि सेवानिवृत्त जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे। लेकिन अभी भी देश को जानना आधिकारिक रूप से सरकारी सरकारी अभिलेख के अनुसार कि नेताजी जी की मृत्यु कैसे हुई है, यह अभी देश को जानना बाकी है। कई फाइलें जो कि उसको क्लासिफाई करके ये सब दबाए बैठे हैं, जीएनपीसी भी दबा के बैठी है, और मोदी महोदय भी जो प्रधानमंत्री हैं आज 7 साल से ऊपर हो गया, वो भी दबा के बैठे हुए हैं। इस संबंध में मोदी जी से सुभाष चंद्र बोस के परिवार के उनका पोता चंद्र कुमार बोस, जबकि मोदी महोदय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मिले थे कि भाई कि जो है सुभाष चंद्र बोस के विषय में जो क्लासिफाई करके फाइलें जो रखी गई हैं पीएमओ में, उनको वो निकलवाने की कोशिश करिए। तो मोदी महोदय ने चंद्र कुमार बोस को ये आश्वासन दिया था कि उनका भी जब समय आएगा, जब भी उनको मौका मिलेगा, तो वो सारी फाइलें जो कि इन जीएनपीसी वालों ने, जीएनपीसी वाले देश बहुत बड़े गद्दार हैं, तो वो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितनी फाइलें हैं उनको ढक करके दबा करके बैठे हुए हैं, तो उनको वो सार्वजनिक करेंगे। तो इसी आशा में चंद्र कुमार बोस जो है बीजेपी में शामिल हो गए, और लेकिन मोदी महोदय के आए हुए 7 साल हो गए, एकाध फाइलों को छोड़ करके फिर ये उन्हीं सारी फाइलों पर गेंडुली मार के बैठे हुए। और फिर पीएमओ से जब भी कोई आरटीआई के थ्रू कोई पूछता है या आप भी पूछ के देख सकते हैं, फिर वही रटाया जवाब मिलता है जो जीएनपीसी के वक्त में मिला करता था कि इन फाइलों को सार्वजनिक करने से हमारे कुछ देशों से संबंध खराब हो जाएंगे। बताइए, अब जो है सुभाष चंद्र मैंने जो है कुछ देश का महत्व जो है सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण हो गया इन राष्ट्रवादियों को, इन राष्ट्रवादी बीजेपी वालों को और मोदी जी को। कहने का मतलब ये है कि ये बीजेपी वाले भी इन गद्दार जीएनपीसी वालों की हर तरह से उनकी रक्षा करना, हर तरह से उनको यानी सारी सुविधाएं देना, और वो देश के खिलाफ गद्दारी करते रहें, इसके लिए पूरी जो है सहूलियत देना, ये सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी की और मोदी जी की हमारे देश के खिलाफ, हमारे भारतवर्ष के खिलाफ। और ये राहुल दिन प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो भारत के खिलाफ, भारत के लोगों की जो भावना है उसको हमेशा चोट वो करता रहता है। बताइए, राजनीतिक लाभ के लिए हमारे लिए माता दुर्गा, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी का हमारे जो मानसिक मान्यता है बहुत बड़ा स्थान है। ये सिर्फ देवी नहीं है, ये तरह तरह की शक्तियों की प्रतीक हैं। अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गद्दार राहुल गांधी उन शक्तियों के प्रतीक को भी नहीं बख्शा जी। और इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो हमारे देश के खिलाफ जो गद्दारी कर सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन मोदी जी की साफ है। मोदी जी जो है इसको पूरी छूट दिए हुए हैं कि तुम देश के खिलाफ गद्दारी करते रहो, हमारे जो है मान्यताओं के खिलाफ भी बोलते रहो। और देखिए कितने शातिर हैं बीजेपी वाले, कहते हैं कि भाई इनको अकल नहीं है। यही तो है बीजेपी की जो शातिरता
ये पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, इसके पहले ये जो है और बीजेपी वाले बोलते क्या है, जरा इनके वक्तव्यों से जरा पढ़िए कि ये बीजेपी वाले कितने शातिर किस्म के हैं और देश विरोधी हैं। क्या कहते हैं इनको? राहुल इच्छाधारी हिंदू हैं। एक तो बीजेपी वाले हमारे देशवासियों को भारतीय नहीं मानते। हमारे देश के लोग इस बीजेपी से पूछें कि भाई कि आप यानी हम देशवासियों को भारतीय मानते हैं कि नहीं मानते? ये सबसे बड़ा सवाल प्रत्येक बीजेपी के कार्यकर्ता से, प्रत्येक बीजेपी के नेता से, और छोटा हो चाहे बड़ा हो, मोदी जी से, कि आप हमको भारतीय मानते हैं कि नहीं मानते हैं? स्पष्ट जरा बताइए। भारतीय जनता दल को पूरा विश्वास है कि निश्चित है कि वो दाहिने बाएं वो झांकेगा। और ये प्रयोग मैं खुद करके मैं देखा हूं कि बीजेपी या आरएसएस का बड़ा समर्थक कुछ नेताओं से मैं मुखातिब हुआ हूं और मैंने यही सवाल किया कि बताइए आपकी आस्था भारतीयता में है या हिंदुत्व में है, या आप भारतीय हैं या आप हिंदू हैं? तो जैसा कि एक आध एपिसोड में बताया गया था, वो बीजेपी का या आरएसएस वाला जो है 1-2 मिनट के लिए चुप हो जाएगा, फिर इसके बाद वो जवाब देगा कि साहब क्या बात करते हैं, भारतीयता कोई हिंदुत्व से अलग थोड़ी है। अरे ये सनातन है और सनातन संस्कृति है और इसी से कोई अलग थोड़ी होगा भारतीयता। यही खुराफात दिमाग की बीजेपी वालों की देश के लिए बहुत घातक है। हिंदू सनातन की जो मान्यता है वो अलग है, देशभक्ति वो अलग है, भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, भारत की जो अवधारणा है वो हिंदू सनातन ही नहीं, किसी भी पंथ से, चाहे वो हिंदू सनातन हो, चाहे वो इस्लाम पंथ हो, चाहे वो आपका ईसाई पंथ हो, चाहे सिख पंथ हो, कि कोई पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। भारतीयता, जहाँ तक कि भारत राष्ट्र का प्रश्न है, जब ये इतिहास नहीं बना था, जब हिंदुत्व की भी कोई अवधारणा नहीं थी, उसके पहले से ये भारत राष्ट्र की परिकल्पना है। संयोग से, और ये सुखद वाली बात है कि इसमें अन्य आस्थाओं के लोग भी इसमें आ गए हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। भारत देश की दूसरी भी आस्थाओं के लोग यहाँ रहते हैं, और वो लोग एक साथ, वो सभी लोग, चाहे इस्लाम पंथ के हो, चाहे आपके माने ईसाई पंथ के हो, चाहे सिख पंथ के हो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक साथ रहना चाहती है। लेकिन ये कट्टरवादी सोच ये जो है एक साथ रहने नहीं देना चाहती है। प्रॉब्लम इसी बात की है। हमारे भारतीय समाज के विभिन्न आस्था के अनुसरण करने वाले जो तबके हैं, उनका अधिकांश हिस्सा जो है वो इस बात से सहमत है कि सबको एक साथ में रहना है, और रहना है, तभी हमारा भारतीय समाज जो है मजबूत रहेगा, और तभी हमारा देश मजबूत रहेगा। ये काफी लोगों की मानता है। लेकिन कट्टरवादी तत्व जो है हमेशा कभी जो है पूरे समाज पर वो निशाना बनाते हैं, नफरत फैलाते हैं, और ये कट्टरवादी तत्व जो है किसी भी पंथ में अपवाद नहीं है, वो हर एक पंथ में पड़े हुए हैं। और खास करके ये 2-3 पंथों में तो उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। एक हिंदू सनातन
एक इस्लाम, एक सिख मत, इनमें जो जो कट्टरवादी तत्व हैं वो पूरे पूरे भारतीय समाज को मुट्ठी भर, ज़्यादा उनकी संख्या नहीं है, वो पूरे पूरे मुल्क को जो है वो तबाह किए हुए हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, वो तबाह ऐसे नहीं किए हुए हैं, हम उनकी सभाओं में जाते हैं। भारतीय जनता दल ने कितनी बार कहा है और आगे भी समझाएगा कि इन कट्टरवादी तत्वों का, और ये भेष बदलने में एक नंबर है, भेष बदलने में बड़े शातिर हैं, जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। ये निश्चित तौर पर वामपंथियों, अब वामपंथी की फंडिंग कहाँ से होती है? चीन से होती है। तो चीन की फंडिंग लेकर के वामपंथी यानी इस देश को कमजोर बनाना चाहते हैं, नफरत फैलवाना हिंदू मुस्लिम करके जो है, ये इनकी एक परमानेंट वो साजिश है। तो अब जब से ये मोदी सरकार आ गई है तो बीजेपी का ही मैंने वो लिबास पहन करके, उसी का चोंगा पहन करके, उसी का मुखौटा पहन करके मैंने जेएनपीसी का एजेंडा चलाना, जेएनपीसी की बात चलाने के लिए उसने जो है ये वो खड़ा किया गया पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को, और वो अपने को दिखाता है कि हम जो हिंदू सनातन के बहुत बड़े उसके माने रक्षक हैं, बहुत बड़े यानी प्रवर्तक हैं, बहुत बड़े चैंपियन हैं। और फिर वो समाज में नफरत वो जो है वो फैलाता रहता है। तो भारतीय जनता दल ने ये कहा है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले यानी तबके के, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं का पूर्णतः उसका बहिष्कार करें, बाइकाट करें, उसको हतोत्साहित करें, तब जाकर की बात यहीं से शुरू होगी। और ऐसा ही असदुद्दीन ओवैसी को भी जो है वो हतोत्साहित करना है। और इसी प्रकार एक वामन मिश्रम है और चंद्रशेखर रावण करके है, ये दोनों की दोनों जो है हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बहुत आग उगलते हैं सब। इनका भी उसी तरह से बहिष्कार करके, बाइकआउट करके इनको हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। और जब तक इन कट्टरवादियों को हतोत्साहित नहीं किया जाएगा, इनको नष्ट में नाबूद, इनकी गतिविधियों को नष्ट में नाबूद नहीं किया जाएगा, तो इस तरह के तत्व जो है, जो हमारी आपकी सोच है कि हम लोग साथ में रहें, भारतीयता के माहौल में रहें, एक साथ रहें और जो है भारतीय बन के रहें, इस प्रयास में ये सब बाधा डालते रहेंगे। तो आगे ये बताया जाएगा कि ये जो आरएसएस है, आरएसएस का पूरा तंत्र, पूरी मशीनरी जो है वो अपने को दिखाती है कि हम एक राष्ट्रीय और देशभक्ति का संगठन है। ये बिल्कुल झूठा जो कहता है कि हम तो एक सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति, ये राष्ट्रभक्त हो नहीं सकते आरएसएस वाले। और भारत की संस्कृति से भी भारत की संस्कृति से भी इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो है, जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू है, उसके पापों को ढकने की इनकी एक साजिश चल रही है, देश पहचान। लेकिन बात इतनी साधारण की नहीं है। हमारे इस्लाम आस्था वाले समाज से पूरा जो उनका जो बौद्धिक वर्ग है, वो जो है आरएसएस के इस चरित्र पर, कौन सा चरित्र कि वो नेहरू के पापों को ढकने के कारण देश के लिए कितना खतरनाक, इस पर नहीं है। बस वो इस्लाम को केंद्र में रख करके वो बीजेपी और आरएसएस से घृणा करते हैं। चूंकि
वो बौद्धिक वर्ग जो है नेहरू को भी बचाने की साजिश करता है। ये याद रखिए कि हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज का जो बौद्धिक वर्ग है वो आरएसएस और बीजेपी से इसलिए घृणा नहीं करता है कि वह नेहरू जैसे गद्दारों को बचाने का एक जो है वो तंत्र या उसकी साजिशें उसके द्वारा चलाई जा रही हैं। वो जो है वो बौद्धिक वर्ग जो है सिर्फ इस्लाम को केंद्र में रख करके वो उसको शत्रु मानता है बीजेपी और आरएसएस वालों को। ये बहुत बड़ा अपराध जो है इस्लाम पंथ के जो बौद्धिक वर्ग के द्वारा हो रहा है। और चूंकि यही नहीं, चूंकि वो बौद्धिक वर्ग जो है वह भी नेहरू के पापों को ढकने में उतना ही दोषी है जितना कि आरएसएस वाले और बीजेपी वाले। तो यही इसीलिए तो भारतीय ताकत दल को जो कि अभी इसके पास साधन नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है कि चारों ओर से जो मशीनरी लगी हुई है इन नेहरू जैसे गद्दारों के पापों को छिपाने के लिए। तो आगे आने वाली, और ये बहुत देश को बताना बहुत जरूरी है कि आरएसएस की पूरी साजिश और पूरा उसका षड्यंत्र और उसके तर्क देने की जो शैली है, किस तरह से बातें करता है, सारा जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू के यानी देश विरोधी जो जितने भी पाप हैं सबको ढकने के लिए आरएसएस। इसीलिए इसीलिए भारतीय ताकत दल ने कहा है कि ये जो आरएसएस है वो जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, कैट्सपा है। अब कैट्सपा किस रूप में है, क्यों है, ये आगे आने वाले वो एपिसोड में उसको स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से आरएसएस जो है वह जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी का बिल्ली का पंजा है, कैट्सपा। और वही कैट्सपा ये जो इस्लाम पंथ वो इस्लाम पंथ के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो बौद्धिक समाज है, जरा देख लीजिए ना, जामिया मिलिया हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, नदवा हुआ, देवबंद हुआ, कभी भी इन जेएनपीसी के गद्दारियों को देश के सामने नहीं रखते, वामपंथियों की गद्दारियों को सामने नहीं रखते। समाज के लिए कितने घातक हैं समाजवादी पार्टी वाले, आरजेडी वाले, जेडीयू वाले और बीएसपी वाले, टीएमसी वाले, ये कभी नहीं बोलते, बल्कि इन्हीं के सदस्य जो है इन्हीं पार्टियों में जाकर के शरण लेते हैं। तो ये अभिशाप उसी बड़े अभिशाप का एक अंश है। तो इसीलिए भारतीयता तो स्थापित करनी है, लेकिन भारतीयता के रास्तों में ये जितनी भी बाधाएं हैं इसको अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।